हम बात कर रहे थे बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की, जिसमें हमने समाजशास्त्र क्या है उसको समझने का प्रयास किया, उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र को समझा। उसके बाद हमने समाज के अर्थ को जाना, समाज क्या है, समाज की प्रमुख विशेषताओं को समझने का प्रयास किया, समुदाय को समझा, समुदाय की विभिन्न विशेषताओं को जाना। अब हम बात करते हैं समिति की। समिति क्या है इसको जानने का प्रयास करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी असंख्य आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने का वो सदैव प्रयास करता रहता है और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो एक संगठन बनाकर या कुछ लोगों को मिलाकर उनका सहयोग प्राप्त करके उन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करता है और वो सब लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में अपना अपना सहयोग प्रदान करते हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, समुदाय में अपने जीवन को ठीक प्रकार से चलाने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगता है और अपनी इन विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कई तरीके अपनाता है। वह अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अन्य लोगों के साथ मिलकर सहयोग करने का प्रयास करता है और किसी संगठन की स्थापना करने का प्रयास करता है और इस संगठन की स्थापना करना ही एक समिति को जन्म देता है। जब कुछ लोग मिलकर अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं, संगठन बनाकर प्रयत्न करते हैं, तो ऐसे संगठन को हम समिति कहते हैं। समिति का अर्थ और परिभाषाओं को जानने का हम प्रयास करेंगे। मैकाइवर और पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में लिखा है कि समिति मनुष्यों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। अर्थात मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक संगठन बनाकर प्रयास करता है और उस संगठन को हम समिति के रूप में परिभाषित करते हैं। इसी तरह फेयरचाइल्ड लिखते हैं कि समिति एक ऐसा संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासकीय ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। इसी तरह गिन्सबर्ग लिखते हैं कि समिति एक दूसरे से संबद्ध सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस सत्य पर आधारित है कि उन्होंने किसी निश्चित हित या हितों को पूरा करने के लिए एक सामान्य संगठन बनाया है। इसी तरह आगबन और निम्कॉक लिखते हैं कि समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष स्वार्थों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष या सामान्य इच्छाओं की संतुष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम अगर सभी परिभाषाओं के आधार पर स्पष्ट करना चाहें तो हम यह मान सकते हैं कि समिति मनुष्यों के विचार पूर्वक बनाए गए एक ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही जिसकी एक कार्यकारिणी भी होती है। अर्थात इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया एक संगठन है जिसके एक या कुछ उद्देश्य हो सकते हैं और उनकी एक कार्यकारिणी भी होती है जिनके आधार पर वो कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कि समिति की विशेषताएं क्या क्या हैं। जो हमने परिभाषाएं जानी और उसको अर्थ को जानने का प्रयास किया, उसके आधार पर हम समिति की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे कि समिति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सर्वप्रथम व्यक्तियों का समूह होना अति आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तियों के समूह के आधार पर ही समिति का निर्माण होता है।
क्योंकि समिति का निर्माण कुछ व्यक्ति ही मिलकर करते हैं और वो एक संगठन बनाकर कार्य करते हैं, जिसमें व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। तो ये व्यक्तियों का संगठन है, अतः ये एक मूर्त संगठन माना जाता है। तो समिति मूर्त होती है। इसके अलावा इसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं। समिति के एक या कुछ उद्देश्य निश्चित होते हैं। कुछ व्यक्ति अपने सामान्य हितों को लेकर ही एक समिति का गठन करते हैं और किसी उद्देश्य समूह को समिति नहीं कहा जा सकता, अर्थात जिसका कोई उद्देश्य नहीं हो वो समिति नहीं हो सकती। इसके अलावा इसकी विचार पूर्वक स्थापना की जाती है। समिति एक विचार पूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन माना जाता है। जब कुछ लोग सामूहिक रूप से मिलकर अपने किसी उद्देश्य या कुछ उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं तो वो एक संगठन का निर्माण करते हैं, जिसे समिति कहा जाता है। यह एक निश्चित संगठन होता है, अर्थात प्रत्येक समिति एक निश्चित संगठन से बनी हुई होती है। संगठन के अभाव में कोई भी समिति अपने उद्देश्यों को ठीक से प्राप्त नहीं कर सकती। किसी भी भीड़ को हम संगठन नहीं कह सकते, उसको समिति नहीं कहा जा सकता। नियमों पर आधारित होती है। प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम, उपनियम आदि होते हैं, जिनके माध्यम से सदस्यों के आचरण को नियमित किया जाता है। ऐसे नियमों में सदस्यता संबंधी योग्यता, सदस्यता शुल्क, कार्य प्रणाली आदि आते हैं, अर्थात उनके कुछ नियम, उपनियम होते हैं और जिनके आधार पर ही सदस्य अपना आचरण करते हैं और उनका कुछ योग्यता भी होती है, सदस्यता शुल्क भी रखा जाता है और अपनी एक निश्चित कार्य प्रणाली होती है जिसके अनुसार वो कार्य करते हैं। इसके अलावा इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। किसी भी समिति का सदस्य बनना या नहीं बनना पूर्णतः व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। वह अपने हितों या रुचि के अनुसार किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है। जब चाहे वह सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है। इसके अलावा इसकी प्रकृति अस्थायी होती है, अर्थात यह कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विचार पूर्वक बनाई जाती है। तो उद्देश्यों की पूर्ति होने के साथ समिति को समाप्त कर दिया जाता है। उदाहरण के रूप में शिक्षण संस्थाओं में छात्र मांगों को लेकर विद्यार्थी संघर्ष समिति का निर्माण करते हैं और अपना आंदोलन चलाते हैं। जब उसकी मांगें पूरी हो जाती हैं तो उस समिति को भंग कर दिया जाता है। तो इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। इसके अलावा औपचारिक संबंध, समिति में जो सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंध हैं वो औपचारिक होते हैं, क्योंकि वह कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसका निर्माण किया जाता है और व्यक्ति अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न समितियों की सदस्यता ग्रहण करता है और इन समितियों के सदस्यों के साथ वह सामान्यतः घनिष्ठता के साथ संबंध स्थापित नहीं कर पाता, क्योंकि उद्देश्यों की पूर्ति के बाद वह समिति समाप्त हो जाती है, इसलिए उनमें घनिष्ठता के संबंध स्थापित नहीं हो पाते, अतः इनमें औपचारिक संबंध ही पाए जाते हैं। इसके अलावा साध्य नहीं होकर ये साधन है, क्योंकि समिति का निर्माण साधारण या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के साधन मात्र के रूप में किया जाता है, अपने आप में कोई साध्य नहीं है। यह अपने आप में कोई साध्य नहीं होकर एक साधन है, वो साध्य तक पहुंचने का एक साधन के रूप में इसको काम में लिया जाता है। कोई व्यक्ति किसी क्लब का सदस्य मनोरंजन संबंधी उद्देश्य की पूर्ति के लिए
सदस्य बनता है तो क्लब उसके मनोरंजन का साधन है, न कि अपने आप में साध्य है। इस प्रकार समिति की कुछ विशेषताएं हैं जो ये स्पष्ट करती हैं कि वास्तव में समिति क्या है। तो इन विशेषताओं के आधार पर भी इसको ठीक प्रकार से समझा जा सकता है। यदि समितियों के कुछ उदाहरणों की बात करें तो हम पाते हैं कि जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, मनोरंजनात्मक समितियाँ होती हैं। इसमें व्यापारिक समितियाँ, मजदूर संगठन, व्यावसायिक समितियाँ, सहकारी समितियाँ, सुधार आंदोलन संगठन, राजनीतिक दल, पंचायतों, विभिन्न समाज कल्याण समितियों, धार्मिक समाज, प्रार्थना समाज, रामायण मंडल, कॉलेज, वैज्ञानिक समाज, कलात्मक समाज, संगीत मंडल, व्यायामशाला, परिवार, महिला संगठन, साहित्य परिषद आदि का उल्लेख किया जा सकता है।